नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर यहाँ पर 2, जिसका नाम है पतंग। तो ये जो चैप्टर है, इसको हमने अपने लास्ट सेशन में शुरू कर दिया था और इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो बच्चे हैं, उनके जो बाल मन की जो सुलभ कल्पनाएं हैं, वो पतंगों की तरह ऊपर उड़ना चाहती हैं, आकाश में उड़ना चाहती हैं और इस पर जो एक तरह से ये पूरी जो धरती है, वो उनको कैसे एक तरह से मदद करती है, कैसे उनकी इन कल्पनाओं को वो ऊंची उड़ान देती है और उन्हें वो भय एक तरह से जो गिरने का जो भय होता है वो उनके दिमाग में भी नहीं आता, यानी कि वो सोच भी नहीं पाते ये सब चीजें और वो पतंगों के साथ ऊंचा उड़ते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों से इस कविता को यहाँ पर सजाया है आलोक धनवा जी ने। तो इस कविता का आज हम यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधित इन प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि कविता आपकी एग्जाम में परीक्षाओं की जो एक तरह से दृष्टि है उसके हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में कविता को पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने यहाँ पर आलोक धनवा जी के विषय में जाना था, उनके जीवन के बारे में जाना था, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था और साथ ही हमने यहाँ पर जो है कविता को रीड कर लिया था, कविता को पढ़ लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रीडिंग केवल हमने कविता की कर ली है। तो आज हम करने जा रहे हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो बिल्कुल आप नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम फिर से करेंगे कवि के जीवन परिचय से। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कवि के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। तो कवि हैं आलोक धनवा जी और जीवन परिचय में सबसे पहले देखिएगा, आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक के बहुत ही बहुचर्चित कवि हैं और इनका जन्म 1948 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला और बिहार राष्ट्र भाषा ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया और काफी सारे सम्मान इन्हें मिले थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पहली कविता जो है जनता का आदमी, सन 1972 में प्रकाशित हुई थी ये कविता। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह 1998 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। और देखिए, एक तरह से यहाँ पर जहाँ नदियां मिलती समुद्रों से, जहां नदियां मिलती समुद्रों से, वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। जहां नदियां मिलती समुद्रों से, मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जाना है एक दिन उधर। तो इस तरह की उनकी जो कविताएं हैं, काफी अच्छी उनका जो संग्रह रहा कविताओं का। और देखिए, काव्यगत विशेषताएं भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। साथ ही भाषा शैली भी हमने यहाँ पर शेयर की थी कि किस तरह से खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है साहित्य की और सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। भाषा काफी सरल और सहज है। ठीक है। और अब यहाँ पर कविता का प्रतिपाद्य विषय हम जान लेते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ भी लिया है और साथ ही मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय पढ़ेंगे कविता का। तो यहाँ पर जो कविता इनकी है, ये दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है। उस कविता में कवि ने सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पतंग क्या है? बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वह आसमान की ऊंचाई को छूना चाहते हैं और उसके पार जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया कि बच्चों को
ऐसी दुनिया में लेकर जाती है पतंग जहाँ ऋतुओं का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है और फिर भी विजय प्राप्त करते हैं बच्चे जो गिरकर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है और हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का ये हौसला अंधेरे के बाद उन उजाले की प्रतीक्षा हौसला लिए वो अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से कवि अब भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि शरद ऋतु की जो धूप थी वो काफी चमकीली थी और एक उमंग का माहौल था, एक खुशी का माहौल था। काफी दिनों से जो है लोग अपने घरों के अंदर कैद थे वर्षा के कारण, बारिश के कारण, लेकिन अब जो है वो आ चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं, मौसम साफ हो चुका है, आकाश साफ और मुलायम हो चुका है और बच्चे पतंगे उड़ाने के लिए सीटियां किलकारियां मारने लगे हैं और बच्चे भागते हुए यानी कि पतंगों के पीछे भागते हुए वो बच्चे ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर पर कपास लगा हो। उनका शरीर बहुत ही कोमल और नर्म होता है और उन पर छोटी-मोटी खरोंच बिल्कुल भी असर नहीं करती, उनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होती है और वो सारी धरती को नाप लेना चाहते हैं और इस तरह से मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। मानी छतें नरम हो, मानो ऐसा लगता है जैसे छतें बहुत नरम हों और खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वो गिरने से भी बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते हुए से लगते हैं और कभी-कभी वो खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं और इसके बाद उनमें फिर से साहस और विश्वास जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हमने पूरा लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हम व्याख्या और अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी कविता है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, काव्यांशों के साथ सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसके बाद इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाते हुए बच्चों के झुंड को। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। यानी कि यहाँ पर फिर देखिए दूसरा जो काव्यांश, ये साथ में ही है दोनों काव्यांश। खरगोश की आंखों सा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि पतंग उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की ये नाजुक दुनिया। तो देखिए यहाँ पर भादो, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। भादो, भादो क्या है? एक मास है, ठीक है। सावन के बाद आता है भादो, जो वर्षा ऋतु का ही समय है। अंधेरा भी इसको कहते हैं। शरद ऋतु यानी कि उजाले का समय है, सर्दियों का समय। शरद ऋतु भी एक ऋतु है। झुंड यानी कि समूह। सप्रसंग व्याख्या, देखिए प्रसंग जो है इसमें आपको एक चीज याद करनी होती है, पाठ और पाठ के लेखक का नाम। पाठ का नाम और पाठ के लेखक या कवि का नाम आपको ये जरूर याद करना होता है। तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार इसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों एवं बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। और अब व्याख्या देखिए, अब यहाँ पर व्याख्या करेंगे जो कुछ भी यहाँ पर कहा गया है। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती है, ठीक है, भादो गया बौछारें गई, ठीक है। कवि कहता है बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो के माह की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन भी हो गया है। भादो और उसके बाद आश्विन
उसके बाद मार्गशीर, उसके बाद आश्विन के बाद आपका आता है कार्तिक, उसके बाद आता है मांगशीर, उसके बाद आता है पौष। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक तरह से जो आपका बरसात के दिन थे, जो बरसात के महीने थे, वो समाप्त हो गए हैं और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। और शरद ऋतु का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल गया है। और कैसा प्रकाश है, क्योंकि आसमान काफी सुंदर है, आसमान काफी साफ है, तो सूर्य की जो लालिमा है सुबह के समय वो बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर कहते खरगोश की आंखों के जैसा लाल लाल आंखों जैसी लालिमा होती है। शरद का मानवीयकरण यहाँ पर किया है। शरद यानी कि जो सर्दियों के दिन है उनका मानवीयकरण कहा है कि वो अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इशारे करते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अपने चमकीले इशारों से पतंग को उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। और देखिए यहाँ पर जो दूसरा काव्यांश था कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में यदि कहें कि कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ उत्साह उमंग का माहौल बनता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व सबसे पतले बांस की सबसे पतली कमानी से पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देख बच्चों की सीटियां किलकारियां मारने लगती हैं, सीटियां किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं और बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। बच्चे भी क्या होते हैं, तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। अब देखिए विशेष क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। एक तरह से जो बिंबात्मक शैली में यहाँ पर शरद ऋतु का चित्रण किया है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन उन्होंने किया है, शरद ऋतु का मानवीयकरण उन्होंने किया है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है, लक्षणा शक्ति शब्दी शक्ति का प्रयोग किया है और मिश्रित शब्दावली भी है। तो यहाँ पर देखिए आप प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। ये प्रश्न पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके इसी तरह के काव्यांश आते हैं। पहला आपका प्रश्न है यहाँ पर, शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? तो यहाँ पर दिया था कि शरद आया अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो शरद ऋतु का आगमन हुआ अपनी नई चमकीली साइकिल के साथ, जो कि वो तेज चलाते हुए बहुत सारे पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों से इशारा कर रहा है। भादो मास में रात। अगला है, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुए? तो भादो मास की बात करें यदि, तो भादो मास की रातें अंधेरी होती है, सुबह में सूरज का लालिमा युक्त प्रकाश होता है और चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल होता है। और साथ ही आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न, पता के बारे में कवि क्या बताते हैं? यहाँ पर पतंग के बारे में कवि क्या बताते हैं वो पूछा गया है। तो पतंग के बारे में कवि कहते हैं कि वह संसार की सबसे हल्की, सबसे रंगीन कागज की बनी होती है। इसमें लंबी लगी बांस की कमानी सबसे पतली होती है। अगला है, बच्चों की दुनिया कैसी होती है? तो देखिए बच्चों की दुनिया जो होती है वो हमेशा और हमेशा बच्चे ही हैं। तो बच्चों की दुनिया उत्साह से भरी हुई होती है, उमंग से भरी हुई होती है, बेफिक्री से भरी हुई होती है। आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखकर वे भी किलकारी मारने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं और तितलियों के समान मोहित हो जाते हैं। तो इस तरह से पहला काव्यांश हमने यहाँ पर क्लियर किया। दूसरे को पढ़ लेते हैं। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वह
दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है कि एक जो घर होता है वो दूसरे घर के साथ अटैच्ड होता है। बहुत सारे घर इस तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे घरों के साथ अटैच होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या बताया कि वे अपने जो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, वे दौड़ती हुई बेसुध, वो दौड़ते हैं बेसुध, यानी कि वो एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं, बेसुध होकर दौड़ते हैं कि उनको उस टाइम पे सुध-बुध नहीं होती कि अगर हम गिर गए, अगर हमें चोट लग गई तो क्या होगा। छतों को नरम बनाते हुए उनके खुद के जो पैर हैं वो छतों के लिए नरम हो जाते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अब देखिए ऐसा क्यों कहा है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो दिशाएं, जब बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे चलते हैं तो वो क्या करते हैं, कोलाहल करते हैं, बहुत सारा शोर करते हैं। तो बिल्कुल वो शोर भी यहाँ पर कवि को लग रहा है जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाया जा रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, डाल की तरह लचीले वेग से छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागों के सहारे। तो देखिए यहाँ पर कपास का अर्थ आप सभी को पता है, और बेसुध का अर्थ है मस्त होना, मृदंग का अर्थ है वाद्य जैसा यंत्र, ये ना भरना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये ना भरना यानी कि झूला झूलना, ठीक है। पेंग भरते अर्थात झूला झूलना, साख अर्थात डाली, लचीला वेग अर्थात लचीली गति से, अक्सर अर्थात प्राय, रोमांचित अर्थात पुलकित। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन आपके शब्द नहीं है, और प्रसंग भी आपने वैसे ही लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका में संकलित पतंग से उद्दित है, और इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। तो इसको फिर से यहाँ पर इसी तरह का भावार्थ लिखा है। बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसा कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं कि मानो कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह जब उनके पैरों के पास आती है तब वह मस्त होकर दौड़ने लगते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छत पर जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इन बच्चों के को बच्चे झूले की पैंग की तरह आगे पीछे आते हैं, उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, यहाँ पर उन्हें बचाने कोई नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे ही खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इससे उनका समय सारा जो ध्यान होता है वो पतंग की ओर होता है, पतंग के सहारे की ओर होता है, उनकी पतंग वो ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाई ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम रखा है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। विशेष क्या है, देखिए कवि ने विशेष बच्चों की जो कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी सुंदर चित्रण किया है, मानवीयकरण किया है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार आदि अलंकारों को सुयोग्य तरीके से लिखना है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है, और साथ ही पतंग को कल्पना के अनुसार चित्रित किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न जो है पढ़ा, तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़ा। अगला तीसरा काव्यांश हम यहाँ पर लेंगे, पतंगों के साथ वह भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र अर्थात जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र जिनको कहते हैं, उनके सहारे। अगर वे भी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे भी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो
और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई जाती है और उसके वचन पैरों के पास होते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसके भी आपने कठिन शब्द याद करने हैं। जैसे रंध्रों का अर्थ होता है सुराख, सुनहले का अर्थ होता है सूरज। ठीक है, तो और भी जो आपको लगे उस शब्द को भी आप लिख कर लाएं, कठिन शब्द, और उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए व्याख्या प्रसंग आपने वही लिखना है, सेम प्रसंग। व्याख्या पढ़ लीजिए कि आकाश में अपनी पतंगों को देखकर बच्चों का जो मन है अभी आकाश में उड़ता जाता है। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न करते हैं, वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे भी जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय का उनके मन का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सूरज के सामने जो सुनहरा सूरज होता है उसके सामने आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वो अगली सुबह पतंग उड़ाते हैं और उनकी गति और तेज हो जाती है और पृथ्वी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां। अब यहाँ पर विशेष देख लीजिए, बच्चों का सामना करके बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति करें। मानवीयकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार पर प्रकाश डालें। खड़ी बोली में खड़ी बोली सहज और अभिव्यक्ति जो है सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है, भाषा में लाक्षणिकता है। प्रश्न देखिए यहाँ पर वही प्रश्न इसी तरीके से दिए गए हैं तीसरे काव्यांश के। सूरज के सामने आने से कवि का क्या आश्रय है? सुनहले के पास सामने आने का सूरज के समान तेजमय होकर क्रियाशील होने तथा बाल सुलभ क्रियाओं जैसे खेलना, कूदना, उधम मचाना, भागदौड़ करना आदि में शामिल होना है। गिरकर बेचैन होने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, पैरों को बेचैन करने के लिए कहा गया है क्योंकि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि एक स्थान पर नहीं ही जानते हैं और अपने नन्हे नन्हे पैरों के सहारे पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न, पैरों को बेचैन क्यों किया गया है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड जो है वो क्या करते हैं? देखिए, तो यहाँ पर हमारा ये जो काव्यांश है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे और वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तो भी वे निडर और होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इसमें यहाँ पर हमने इसका एक तरह से अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया था और इसमें प्रश्न भी है यहाँ पर कि काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीनों काव्यांश है तीनों को हमने पढ़ लिया है और यहाँ पर देखिए अब पाठ्य पुस्तिका से जो आपके हल है, क्योंकि लास्ट सेशन में भी काफी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका से हल हम ले लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में कवि ने जो परिवर्तन दिखाया है उसका जो एक तरह से वर्णन है वो अपने शब्दों में कीजिए। और क्लास 12th में 2 से 3 कविताएं इस तरह की हैं जिसमें प्रकृति का वर्णन करने के लिए कहा है। और तो आपको ये कविताएं जो है ध्यान पूर्वक पढ़नी है, आपको मिक्स नहीं करना है दिमाग में। तो यहाँ पर भादो की बात की जा रही है। देखिए, सबसे तेज बौछारों के साथ जो भादो है वो बीत चुका है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पतंग कविता के आधार पर करना है यहाँ पर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस कविता में प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, भादो के बाद माह में तेज वर्षा होती है और इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल होता है, क्योंकि आसमान साफ है तो जो सूरज होता है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल होता है। दूसरा, शरद ऋतु के आगमन पर उमस समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है
शरद अपनी साइकिल को तेज चलाता हुआ तेज गति से आ रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि तेज गति से काफ़ी उत्साही जो माहौल होता है वो हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस वातावरण में। और वातावरण आप आसमान देखेंगे ऐसा लगता है साफ-सुथरा धुला हुआ। धूप में काफ़ी अच्छी चमकीली धूप होती है और वो चुभती नहीं है, बहुत ही अच्छी होती है। फूलों पर तितलियाँ मंडराती हुई दिखाई देने लगती हैं। तो पहला प्रश्न हमने इस तरह से किया। दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। अब देखिए ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कवि ने पतंग के लिए हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है क्योंकि इसमें वो बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे भी बहुत हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं बहुत ज्यादा रंगीन होती हैं, वे भी अत्यंत कोमल और निश्चल मन के होते हैं और इसी तरह से पतंगे भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं। वे आकाश में दूर तक जाती हैं और इन विशेषणों के प्रयोग से कवि ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर बिंब स्पष्ट करना है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। तो यहाँ पर देखिए तेज बौछारें अर्थात इसमें गतिशील दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ इसमें स्थिर दृश्य बिंब है। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा स्थिर दृश्य बिंब है। पुलों को पार करते हुए अर्थात गतिशील दृश्य है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए तो गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जहाँ घंटी बज रही है वो श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके गतिशील दृश्य बिंब है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास और कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो देखिए कपास और बच्चों के बीच में काफी गहरा संबंध है। कैसे? क्योंकि कपास हल्की है, मुलायम है, गद्देदार है और चोट सहने में सक्षम है। कपास की प्रकृति निर्मल और निश्चल होती है, तो इसी तरह से बच्चे भी कोमल निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है, उनका शरीर भी हल्का और मुलायम है और कपास बच्चों की कोमल भावनाओं और उनकी मासूमियत का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5 की पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध है। देखिए पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का परिचायक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और पतंग की तरह बाल मन में हिलोरे लेने लगता है। यह भी आसमान को छूना चाहता है। इसके कार्य में भी बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न 5 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने अपनी आरोह पाठ्यपुस्तिका भाग 2 का पाठ 2 यानी कि जो हमारी कविता है पतंग जिसको लिखा गया है आलोक धनवा जी द्वारा को कंप्लीटली पढ़ लिया है। यानी कि इसके सप्रसंग व्याख्या हर काव्यांश की हमने यहाँ पर की और साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया और अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो देखिए अभ्यास के प्रश्नों में क्या होता है, यदि आपने अच्छे से पाठ के भावार्थ को समझ लिया है, अच्छे से पाठ के भावार्थ को यदि पढ़ लिया है तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से आप उसको आंसर दे सकते हैं प्रश्नों के। तो इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।